वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम केंद्रीय बजट 2023-24 यूनियन बजट 2023-24 से संबंधित लगभग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से एमसीक्यूज हैं, जिससे इस वीडियो में आज हम देखेंगे। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्रभावी पूंजीगत व्यय इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत है। देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 में विभिन्न अनुमान जो हैं व्यक्त किए गए हैं। तो जो प्रभावी पूंजीगत व्यय है उसको जीडीपी के रूप में व्यक्त किया जाता है, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। और ये कितना है? 13.7 लाख करोड़। और ये जीडीपी का लगभग 4.5% है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट जो है वो जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो जो राजकोषीय घाटा होता है, फिस्कल डेफिसिट, उसको सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। और 2023-24 के लिए जो अनुमान है, ठीक है, आने वाला जो वित्तीय वर्ष है 2023-24, उसके लिए क्या अनुमान लगाया गया है? 5.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। और 2022-23 के लिए जो अनुमान लगाया गया है वो कितना है? लगभग 6.4% है। लेकिन यहाँ पे 2023-24 के लिए पूछा हुआ है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगला है, बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में, देखिए फाइनेंशियल ईयर आपका 2022-23 के लिए पूछा हुआ है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब क्या हो गया? स्थिर कीमतों पर जो ग्रोथ रेट है, आर्थिक वृद्धि दर है, वो कितने रहने का अनुमान लगाया गया है। तो देखिए, इस बजट में बताया गया है कि कोविड-19 की जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उसके बाद में रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है, उससे विश्व में एक तरह से मंदी की स्थिति है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत एक तरह से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, भारत के आर्थिक विकास की जो दर है 2022-23 में कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है? 7%। ठीक है, रियल जीडीपी की जो बात की गई है, वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर की जो बात की गई है, वो कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 7% का अनुमान इसमें व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कितना पूंजीगत परिव्यय प्रदान किया गया। ठीक है, रेलवे के लिए जो बजट जारी किया गया है, कैपिटल आउटले की अगर हम बात करें, पूंजीगत परिव्यय जो है वो कितना है? 2.40 लाख करोड़। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार गोबर धन योजना में कुल कितना निवेश किया जाएगा। ठीक है, गोबर धन योजना जो है वो एक तरह से हरित विकास के साथ में संबंधित है। और इसमें 10,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो खर्च की जाएगी, लागत आएगी। गोबर धन योजना का जो निवेश है, लागत है, वो कितना है? 10,000 करोड़ है। ऑप्शन आपका होना चाहिए डी। ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए है। और इसके अंतर्गत 500 नए कचरा से संपदा विकसित करने के लिए जो संयंत्र हैं वो स्थापित किए जाएंगे। और भारत जो है मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र बन के उभरा है, सबसे बड़ा उत्पादक है। उसकी बात हम आगे करेंगे।
अगला है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में आकार है। तो केंद्रीय बजट की प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि भारत जो है विश्व की प्रमुख 10 अर्थव्यवस्थाओं में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी। अगला देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुमानों के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, पर कैपिटा इनकम। तो प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि 2013-14 से, ठीक है, वर्तमान समय में 2022-23 तक जो प्रति व्यक्ति आय हैं वो दुगुनी हो गई हैं, और दुगुनी होकर ये कितनी हो गई हैं, 1.97 लाख रुपये। करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, भारत की जो प्रति व्यक्ति आय हैं वर्तमान समय में वो कितनी है, 1.97 लाख रुपये। अगला देखिए, केंद्रीय बजट के अनुसार 2014 से अब तक पीएम जनधन योजना के तहत कुल कितने बैंक खाते खोले गए हैं। देखिए, ये जो बजट आया है इसमें सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी 2014 में, तो 2014 से लेके अभी तक क्या क्या उपलब्धियां रही है उसके बारे में इस बजट में बताया गया है। तो इस सरकार के द्वारा जो पीएम जन धन योजना शुरू की गई थी, तो इस योजना के माध्यम से लोगों के बैंकों में खाते खोले गए थे। तो खातों का जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है वो कितना है, 47.8 करोड़ जो बचत खाते हैं वो खोले गए हैं। तो पीएम जन धन योजना के तहत अब तक कुल कितने खाते खोले गए हैं, 47.8 करोड़ खाते जो हैं वो खोले गए हैं। अगला है, केंद्रीय बजट के अनुसार हरित विकास का संबंध किससे है। देखिए, इस बजट में बहुत सारी प्राथमिकताएं बताई गई हैं, सप्तऋषि जिसे कहा गया है, 7 प्राथमिकताएं। तो 7 प्राथमिकताओं में से एक हमारी प्राथमिकता जो है वो कौन सी है, ग्रीन डेवलपमेंट, हरित विकास। और हरित विकास का जो संबंध है वो किससे है, हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित कृषि, हरित गतिशीलता, हरित भवन, हरित उपकरण, इन सब की बात की गई है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल कितनी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज जो हैं वो गिनाई गई हैं। तो देखिए, ये जो बजट आया है इसमें सप्तऋषि 7 प्राथमिकताओं की बात की गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, पहली जो प्राथमिकता है वो कौन सी है, समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। दूसरा है अंतिम छोर तक पहुंच, मतलब समाज का जो अंतिम छोर पे व्यक्ति खड़ा है वहां तक एक तरह से पहुंचना। फिर इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना और निवेश की बात की गई है, तीसरा। फिर उसके बाद में चौथा जो है क्षमता का विकास है, कैपिटेबिलिटी। फिर उसके बाद में पांचवा जो है वो ग्रीन डेवलपमेंट है, हरित विकास। छठा आपका है यूथ पावर, युवा शक्ति। और सातवां जो है वो है फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र। तो ये 7 प्राथमिकताएं जो हैं इस बजट में बताई गई हैं, समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, क्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। अमृतकाल का पहला बजट किसे कहा गया है। देखिए, इस बजट में भारत 800, मतलब भारत को स्वतंत्र हुए 100 साल पूरे हो जाएंगे। कब हो जाएंगे, 2047 में। तो 2022 से लेके 2047 तक की जो अवधि है इसे क्या कहा गया है, अमृतकाल कहा गया है। और अमृतकाल का जो पहला बजट है वो प्रस्तुत किया गया है, कौन सा है, 2023-24 का। अभी जो ये बजट आया है उसे अमृतकाल का पहला बजट कहा जाता है। ऑप्शन हमारा तीसरा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 में श्री अन्न किसे कहा गया है। ठीक है, 2023-24 का जो बजट आया है उसमें श्री अन्न की जो संज्ञा है मुख्य रूप से जो भारत
मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र हैं, मतलब जो मोटे अनाज हैं उसके उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक हम कह सकते हैं। ठीक है, मोटे अनाज जिसमें कि ज्वार, बाजरा, रागी, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, ऑप्शन हमारा इसमें है सी। तो ये विभिन्न प्रकार के जो मोटे अनाज हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, तो भारत में इनका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। और निर्यातों की दृष्टि से देखें तो इनका दूसरा बड़ा निर्यातक कौन है? भारत। सबसे ज्यादा उत्पादन जो इन मोटे अनाजों का होता है वो होता है भारत में, लेकिन निर्यात की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? सेकंड है। तो श्री अन्न की जो संज्ञा है वो इन विभिन्न मोटे अनाजों को दी गई है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे रहते हैं। अगला है, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम में कितनी राशि व्यय करने का प्रावधान किया गया है? देखिए, हॉर्टिकल्चर जो बागवानी फसलें होती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम जो है वो चलाया गया है। और इसमें अगर हम देखें तो जो राशि इसके लिए जारी की गई है वो कितनी है? 2200 करोड़ रुपए की। ठीक है, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए कितनी राशि खर्च करने की बात की गई है? 2200 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए कौन सी योजना स्थापित की जाएगी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारत श्री। ठीक है, भारत श्री योजना जो है वो प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए चलाई जाएगी। अगला है, केंद्रीय बजट के अनुसार प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन का जो संबंध है वो किसके साथ में है? किन वर्गों के साथ में है? तो देखिए, इनका जो संबंध है मुख्य रूप से संवेदनशील जनजाति समूह है, इनके आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए एक तरह से शुरू किया गया है। ये जो वर्ग है इनको सुरक्षित आवास मिले, अच्छी सड़कें मिले, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, दूरसंचार, ठीक है, दूरसंचार जो संपर्कता है वो इनमें एक तरह से बढ़े, ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री पीवीजीटी मिशन जो है वो शुरू किया जाएगा। तो इनका संबंध किससे है? जनजातीय समूह के साथ में है। अगला है, भारत हरित उद्योग एवं आर्थिक परिवर्तन को लाने के लिए किस वर्ष तक पंचामृत तथा निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, अगर हम देखें तो इस बजट में हरित विकास पर जोर दिया गया है। ठीक है, पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली जो है उसके लिए आवश्यक है हरित विकास पर जोर देना। और इसमें निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो कब तक के लिए रखा है? 2070 तक। अगला है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान कितना है? ठीक है, तो ये संशोधित अनुमान जो है वो कितना है? 6.4%। 2022-23 के लिए पूछा हुआ है, कितना है? 6.4। और अगला जो वित्तीय वर्ष है 2023-24 उसके लिए कितना लक्ष्य रखा गया है? 5.9% का। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। 2022-23 के लिए जो संशोधित अनुमान है फिस्कल डेफिसिट का वो कितना है? 6.4%। और अगला वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितना है? 5.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगला है, केंद्रीय बजट 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में छूट सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो देखिए, इनकम टैक्स की जो स्लैब थी पहले 6 थी, उसको घटा के अब 5 किया गया है। 5 स्लैब हैं जिसमें 0 से 3 लाख तक अगर इनकम है तो टैक्स की दर क्या होगी? 0%। 3 से 6 लाख तक अगर आए हैं तो उसमें टैक्स की दर कितनी है? 5% है। 6 से 9 तक अगर 9 लाख तक अगर इनकम है तो उसमें 10% टैक्स की रेट रहेगी। 9 से 12 लाख तक अगर इनकम है तो उसमें टैक्स की जो दर है वो कितनी है? 15% है। अगर इनकम 12 लाख से 15 लाख तक है तो टैक्स की दर है 20%। और 15 लाख से अगर इनकम ज्यादा है तो उसमें टैक्स की जो दर है वो कितनी है? 30%। तो ये विभिन्न दरें हैं। और
विभिन्न प्रकार की जो कटौतियां हैं उनको अगर शामिल कर दिया जाए तो 7 लाख रुपए तक की इनकम होने पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। तो ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा सी। ठीक है, 7 लाख। अगला है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार महिला सम्मान बचत पत्र की अवधि जो है वो कितनी है। तो देखिए, महिला सम्मान बचत पत्र 2025 तक के लिए है, 2 वर्षों के लिए है। इसमें 2 लाख रुपए तक एक समय में लघु बचत योजना, इसको हम कह सकते हैं वन टाइम लघु बचत योजना है, 2 साल के लिए है। 2 लाख रुपए तक की राशि इसमें जमा कराई जा सकती है। तो इसमें समय पूछा हुआ है, ठीक है, अवधि कितनी है, 2 वर्ष तक, 2023 से 25 तक के लिए शुरू किया जाएगा, 2 वर्ष के लिए। फिर आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वैकल्पिक उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ठीक है, वैकल्पिक उर्वरक का मतलब क्या हो गया, जो रासायनिक खाद है उनका प्रयोग कम करना, प्राकृतिक तरीके से खाद जो होता है उत्पन्न होता है, प्राकृतिक खेती को एक तरह से बढ़ावा देने के लिए। तो कार्यक्रम जो शुरू किया गया उसका क्या नाम है, पीएम प्रणाम। ठीक है, ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और हम बजट जो हमारा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड बहुत सारे आपके जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम देखेंगे। 2023-24 का जो बजट है उसकी मुख्य विशेषताओं का वीडियो हमने बना रखा है, वो आप देखिए। उसके बाद में अगर आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, ये वीडियो देखोगे, तो आपको जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा सरल लगेंगे।